जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के सभी विषयों के पेपर लगभग क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब हम सभी को इंतज़ार है आंसर की कि आंसर की कब आएगी, और उसी के अनुसार हम लोगों को पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हम लोगों के सही हो रहे हैं। ये सारे प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा, अभी कुछ दिन लग सकते हैं, क्योंकि हर बार देखा गया है कि एग्ज़ाम के लगभग 2 हफ्ते या 10 दिन के बाद ही एनटीए ने जो है सभी विषयों की क्या की है, एक साथ आंसर की रिलीज़ की है। आंसर की आएगी, उसमें कुछ आपत्तियां होंगी, कुछ कमियां रहेंगी, जिसमें आपको जो है एनटीए आपसे मांगेगा कि आप अगर कोई कमी पाते हैं तो उसको आप क्या करें, उस कमी को उसके पास ले जाइए और वो आपका कमी को क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक है, तो उसके बाद कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा। इसमें अभी बहुत सारा प्रोसेस बचा हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ अभी जो नए नए स्टूडेंट जो इस बार जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो खुद को अपडेट कर रहे होंगे, यानी किसी का डेट हो गया होगा तो जेआरएफ में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो रिजल्ट में अभी टाइम है, और इसके पहले रिजल्ट आया नहीं आएगा, उसके पहले हम बात करेंगे काफ़ी स्टूडेंट के जो है क्वेरीज थी कि सर जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद क्या कर सकते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक एक स्टूडेंट को बताने से बेहतर है कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक जो है स्कॉलर हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानकारी है कि इसके बाद आपको क्या जो है सुविधाएं मिलने वाली हैं। आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, आपको जो है स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली है, आपके पास अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, आप किस सेक्टर में जो है जा सकते हैं, कहाँ आपका स्कोप जो है बनता है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं, और आज सभी प्रकार की आपकी जो क्वेरीज हैं, जितने भी प्रश्न हैं उसके जो है आंसर हम देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बात किया जाए कि जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले इसमें बात किया जाए, नेट और जेआरएफ दो चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आप जो है आपसे एग्ज़ाम एक ले जाता है, यूजीसी हर सब्जेक्ट का जो है पेपर कराती है एनटीए के द्वारा, और ये जो है जो पेपर होता है उसमें दोनों के अलग अलग कट ऑफ बनते हैं। यानी हर साल प्रत्येक विषय में जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें से 1% लोगों को जो है जेआरएफ चुना जाता है, और लगभग 8% लोगों को नेट चुना जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट से। जैसे अगर आप ज्योग्राफी के, अगर ज्योग्राफी में 1000 बच्चों ने पेपर दिया तो 1000 का 1%, यानी जितने भी बच्चे हुए उनको क्या चुना जाएगा, आपका जेआरएफ चुना जाएगा, और 1000 के 8% बच्चों के क्या चुना जाएगा, आपका नेट चुना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक रेशियो निर्धारित किया गया है जो है यूजीसी की गाइडलाइन के द्वारा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये नेट और जेआरएफ का जो है सीट कह सकते हैं एक तरीके से, या पदों की संख्या निर्धारित की जाती है, जितने एप्लीकेशन यानी जितने आवेदन आपके आते हैं। एग्ज़ाम्स आपके एक ही होते हैं, और इसमें से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1% जेआरएफ क्वालिफाई कराना है या 1% जेआरएफ लेना है किसी सब्जेक्ट से, तो उसमें एक क्राइटेरिया, एक कट ऑफ डिसाइड कर दी जाएगी कि उस कट ऑफ के अंदर कितने 1000 बच्चे आ जाते हैं, सभी कैटेगरी सहित, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, और आपके जनरल हो, इस तरीके से। और उसी तरीके से आपका जो कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाता है। तो जेआरएफ जो होता है उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई होता है, उससे थोड़ा सा लो कट ऑफ होता है किसका, आपका नेट का। और इस प्रकार नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कराए जाते हैं। जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उसके बाद अगला स्टेप आता है कि अब आप क्या करें। तो यहाँ से आपके कई रास्ते खुल जाते हैं। फर्स्ट अगर देखा जाए, पहला रास्ता की बात किया जाए कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि पीएचडी का एडमिशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आप जो है यहाँ से आपके पास कुछ नौकरियों में आवेदन, यानी कुछ जॉब्स हैं आपके पास, कुछ अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके पहले आप जो है उस जॉब्स के लिए क्या है, उस जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो हम बात करेंगे पहले पीएचडी के बारे में कि आप नेट जेआरएफ से क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। विदाउट नेट जेआरएफ के भी आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन
उसमें बहुत सा क्या होता है कि एक हमारे मन में एक डाउट सा बना रहता है हमेशा कि अभी हम जो है नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं या जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, तो कैसे हम उन स्टूडेंट को बीट करेंगे जो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी कर रहे हैं। तो ठीक, आप ऐसा नहीं है, आप पीजी के बाद ही पीएचडी कर सकते हैं। पीजी के बाद ही कोई भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाता है, लेकिन उसको एडमिशन लेने में क्या होती हैं, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि जब कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के लिए आवेदन करते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, मानदंड होता है पीएचडी में एडमिशन के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस कराती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है डायरेक्ट इंटरव्यू करवाती हैं। अब तो सीयूईटी आ गया है, सीयूईटी के थोड़े बहुत सारी यूनिवर्सिटी का आपस में कोलैबोरेट कर लिया गया है, कोलैबोरेशन हो गया है, जिसके थ्रू आप जो है एंट्रेंस देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि वहाँ पे जो है इंटरव्यू देंगे और आप पीएचडी में एडमिशन प्राप्त करते हैं। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्या होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब इसके आगे क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्या होता है, अलग अलग जो है क्राइटेरिया हो गया है। और जैसे आपका नेट क्वालिफाई हुआ या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ तो एग्जांपल्स के तौर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग से क्राइटेरिया है कि आपको एक और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा पीएचडी के लिए। वो क्या है, क्रेट यानी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी में शामिल नहीं हुआ है। और उसकी जैसे बात किया जाए बीएचयू के लिए, तो बीएचयू की आधी सीटें क्या है, सीयूटी के थ्रू आपसे जो है फिलअप कराया जाएगा, और आधी सीटें जो होती हैं वो डायरेक्ट वो क्या करता है, आप फॉर्म भरिए, आप अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, और वहाँ पर क्या कीजिए, इंटरव्यू दीजिएगा। उसके बाद आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जेआरएफ सभी की क्या है, अपना एक महत्व है, सभी पर अपना एक नंबर है परसेंटेज के हिसाब से, और वो एकेडमिक रिकॉर्ड बनता है, और उसके थ्रू इंटरव्यू का नंबर जोड़ के आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यही सिस्टम है, आप पीजी करे हैं, पीजी करने के बाद भी आप जो है क्रेडिट दे सकते हैं। आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तब भी आपको क्रेडिट देना क्या है, कंपलसरी है। और उसके बाद में आप जब क्रेडिट क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका क्रेडिट का नंबर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट है तो उसका भी आपको नंबर मिलेगा। यहीं पर आप पिछड़ जाएंगे, अगर कोई एमए का स्टूडेंट है, अगर वो क्रेडिट क्वालिफाई करता है तो भी आप क्या करेंगे, नेट वाले पिछड़ जाएंगे। जेआरएफ है तो उसको और एक्स्ट्रा नंबर दिया जाता है। आप उसके ब्राउचर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि कितना कितना नंबर आपको मिलता है। इसी प्रकार अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी के अलग से क्या होते हैं, हर साल आवेदन आते हैं, और उसका क्राइटेरिया क्या है, आपको पढ़ के क्या करना होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद आपका पीएचडी में क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पर नेट जेआरएफ में एक अंतर यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको भारत सरकार की तरफ से फेलोशिप दी जाती है। आपको अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको फेलोशिप में दो तरीके की, एक आपका जो होता है वो आपका मूल फेलोशिप होता है जो प्रेजेंट टाइम में लगभग 37,000 रुपये है, और उसके बाद अलग अलग सिटी में, उस सिटी में वो सिटी जो है मेट्रोपॉलिटन है या कोई छोटा टाउन्स है, उसके हिसाब से आपको एचआरए मिलता है, और वो अलग अलग होता है। जैसे अगर प्रयागराज में बात किया जाए तो लगभग आपको जो है 6,000 रुपये एचआरए मिलता है। तो ये टोटल फेलोशिप जो बनती है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो लगभग नियर अबाउट 44,000 के आसपास बनती है, 43,000 समथिंग कुछ आपको फेलोशिप मिलता है। क्योंकि फेलोशिप जो है उसका जो मूलभूत फेलोशिप मिलती है वो हर जगहों पर आपको सेम मिलेगा, चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो। और जो एचआरए है वो आपको पता है कि शहर के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, जैसे दिल्ली में एचआरए ज़्यादा मिलेगा, प्रयागराज में थोड़ा सा उसकी कंपेरिजन में कम मिलेगा, और क्योंकि मेट्रोपॉलिटन है दिल्ली में थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है। अगर आप कहीं टाउन या रूरल एरिया से पीएचडी करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा एचआरए आपको कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उतनी महंगाई नहीं है। लेकिन जो फेलोशिप है, मूल फेलोशिप है लगभग जो है 37,000 रुपये, वो आपको हर जगह सेम मिलेगा। केवल एचआरए में क्या आता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो है 8 सब्जेक्ट की, जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट उनके लिए। तो यही आपका एक जो है डिफरेंस है कि आपको भारत सरकार की तरफ से फेलोशिप मिलेगी यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो। पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप मिलता है।
दूसरी तरफ यदि आप नेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो नेट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं तो आपको बीएचयू की तरफ से लगभग 10,000 रुपये आपको क्या दिया जाता है, फेलोशिप दिया जाता है जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है नेट के थ्रू पीएचडी कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 10,000 रुपये लगभग फेलोशिप आपको मिलेगा, किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना 10,000 12,000 क्या है। अभी रिसेंटली देखा गया है कि राजस्थान के कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिन स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने क्या बोला है कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं पीएचडी करते हैं तो आपको लगभग 18 से 20,000 रुपये वो देने की, 25,000 रुपये तक ही देने की क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आपका कितना देती है। और दूसरी तरफ इसमें भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि जैसे अगर आप नेट क्वालिफाई होकर जो है पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज होते हैं और एक होता है आपका मेन कैंपस। तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जिसमें आप अगर मेन कैंपस में पीएचडी कर रहे हैं तब तो आपको फेलोशिप देगा, लेकिन यदि आप कॉलेज में जो है पीएचडी कर रहे हैं नेट क्वालिफाई करके तो आपको वो भी फेलोशिप नहीं मिलने वाला है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कि अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन मिलता है आपको नेट के थ्रू पीएचडी में, तभी वो आपको जो है 10,000 रुपये जो फेलोशिप पर मंथ देता है वही देगा। अगर आप उसके कॉलेज से जो है, चाहे से आप बात करें जो है ईश्वर डिग्री कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज, आईएसडीसी, जगत तारण, एससीपी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है डिग्री कॉलेज, यानी किसी भी कॉलेज से इसके पीएचडी करते हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाला है। ये आप जो है क्या कीजिए, जानकारी ले लीजिए। ये आपको जानकारी बहुत होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। ये क्योंकि डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो कॉलेज में देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो नेट जेआरएफ में आपने अंतर जान लिया कि पीएचडी दोनों लोग करने को मिलेगा, बस अंतर किसका है, फेलोशिप का अंतर है कि आपको जो भारत सरकार की तरफ से फेलोशिप मिलेगी और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप के अमाउंट में भी लगभग 5 गुने का लगभग क्या है, डिफरेंस है। एक तरफ 6 गुने का लगभग डिफरेंस है। एक तरफ जहां आप जो है 8,000 10,000 प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको लगभग 44 या 45,000 रुपये मिलते हैं पीएचडी के लिए पर मंथ। ये दोनों क्या है, अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं है। जितनी वैल्यू आपके पीएचडी की नेट से पीएचडी करते हैं उतनी ही वैल्यू आपकी क्या है, लगभग जेआरएफ से पीएचडी करने के बाद ही क्या है, उतनी ही वैल्यू होती है। इंटरव्यू में थोड़ा सा आप जो है जो भी इंटरव्यूअर होगा उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं बता के कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई करके क्या किया है, पीएचडी किया है। कोई बताएगा कि मैं नेट क्वालिफाई करके पीएचडी किया हूँ, बल्कि दोनों के मार्क्स अगर कहीं पर जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, बराबर ही रहती है। तो ये पीएचडी के ये नेट और जेआरएफ में या अंतर है, या नेट या जेआरएफ से पीएचडी करने पे जो अंतर आपको बताया गया, ये आपका एक क्या है, अंतर है। तो दूसरा अगर बात किया जाए कि एक स्कोप आपका होगा कि आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एक अच्छी खासी आपको अमाउंट स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी, जिसका उपयोग आप अपने जो है एजुकेशन जो है क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। आप जो भी किताबें आपको ज़रूरत है वो किताबें खरीद सकते हैं। जो भी आपको लैपटॉप, फ़ोन्स, जिससे भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्ट्रेस आप पे क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्योंकि जो है एकेडमिक लेवल में सबसे बड़ी जो डिग्री है उसको आप हासिल करेंगे कुछ दिनों बाद, आपके 5 साल बाद जब भी आप पीएचडी सबमिट करेंगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। अब पीएचडी के दौरान क्या होगा, इस पर हम एक दिन अलग से बात करेंगे कि पीएचडी में एडमिशन लेने के दौरान आपको और क्या क्या जो है ज़रूरत पड़ती है। एक ये तो आपको बता दिया कि ये क्या है, एलिजिबिलिटी है नेट और जेआरएफ, या आप पीजी किए हुए हैं तो ठीक है। और एक तो ये हो गया। दूसरा स्कोप क्या है, दूसरा स्कोप ये है कि आप जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कि अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसकी तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़कर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की जो एलिजिबिलिटी थी उसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। यानी पीएचडी जो है अब क्या है, ज़रूरी नहीं रह गया है, मैंडेटरी नहीं रह गया है, क्योंकि पहले पीएचडी क्या था, मैंडेटरी था। तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं और जेआरएफ है तो आप तो ऑलरेडी नेट हैं ही। तो इसके लिए अगर किसी भी यूनिवर्सिटी डिग्री स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है कि जो है
भर्ती आया हुआ है, विज्ञप्ति निकली है, तो आप आवेदन करने के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। जब आप आवेदन करेंगे तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं जिसको बोला जाता है एपीआई स्कोर। एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें आपका हाई स्कोर, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप पीएचडी किए हैं तो आपको पीएचडी का भी मार्क्स जुड़ेगा, आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसका भी मार्क्स जुड़ेगा। तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन यहीं पर आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है कि जो पीएचडी स्टूडेंट रहेगा उसके हाथ में रिसर्च पेपर भी ऑलरेडी रहेगा, और जब एपीआई कैलकुलेट होगा तो आपके पास क्या रहेगा, केवल पीजी रहेगा, और पीजी के बाद आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई रहेंगे। तो जो पीएचडी किया होगा कहीं ना कहीं वो भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई होकर ही पीएचडी किया होगा। तो जब वहाँ पर एपीआई कैलकुलेट किया जाएगा तो वहीं पर आप क्या हो जाएंगे, बाहर भी हो जाएंगे, बहुत सारे जगहों से बाहर होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी आपके पास है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए स्टेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए। दूसरा जो है, जो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है और इसके थ्रू एक भर्ती होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें 2 साल लगभग हो गए आवेदन लिए हुए। 1017 पोस्ट पे टोटल सभी विषयों को मिलाकर आवेदन लगभग लिया गया था। तो इसमें क्या है कि इसकी जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी है वो नेट है। अगर आप पीजी के बाद नेट क्वालिफाई करते हैं और किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है डिग्री कॉलेज में जो आती है, तो उसके लिए आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। जैसे अभी बिहार में वैकेंसी आने वाली है, तो जो भी स्टूडेंट नेट या जेआरएफ क्वालिफाई रहेंगे वो क्या रहेंगे, वहाँ के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब अगर आप वहाँ के निवासी नहीं हैं तो वहाँ की सरकार क्या रूल लाती है, ये उस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए यूपी में वैकेंसी आई हुई थी तो यहाँ पर सब एलिजिबल थे, आप भी एलिजिबल थे अगर आप यूपी से हैं, या किसी भी स्टेट में, हरियाणा में, राजस्थान में वैकेंसी से, भी राजस्थान में जो है वैकेंसी चल रही है किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो अगर दूसरे स्टेट वाले लोग हैं वो भी क्या है, फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। बस आप जाएंगे तो वहाँ पर एक कोटा निर्धारित कर देते हैं कि हम बाहर के 10% बच्चों को लेंगे, लेकिन आप क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। तो जिस स्टेट के रहेंगे वहाँ की वैकेंसी पे तो आपका पूरा का पूरा अधिकार लगभग होने वाला है। तो एक फ़ायदा ये है कि आप पीजी के तुरंत बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्या रखते हैं, योग्यता रखते हैं, यदि आप नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम क्या कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी में एक सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे राजस्थान में सेट होता है, एमपी में सेट होता है, बंगाल सेट होता है, हरियाणा सेट होता है। तो ये जो सेट होता है, सेट से क्या फ़ायदा है कि आप अगर सेट किसी भी स्टेट का क्वालिफाई करते हैं, सपोज दैट एग्जांपल के रूप में अगर आप मध्य प्रदेश में सेट क्वालिफाई करते हैं, तो जब कभी भी मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो आप क्या रहेंगे, उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, भले ही आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई ना हो, उस पर भी आप क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। सेट अगर क्वालिफाई किए हुए, जिस स्टेट का क्वालिफाई किए रहेंगे उसी स्टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदर स्टेट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस स्टेट का क्या होता है, सेट होता है। तो एक तरफ आप जहाँ पीएचडी कर सकते हैं, दूसरी तरफ आपका क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्या हो, आपके पास योग्यता आ जाती है, यानी बहुत कम समय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब एक बात किया जाए कि अगर आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं या तो उसके बाद क्या होगा। अगर आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि आप जो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आती है उसमें आपका एपीआई अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रूल है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे जो है बीएचयू हो गया, आपका जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे जेएनयू हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डीयू हो गया, ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें अभी भी क्या है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए पीएचडी क्या होना है, अनिवार्य है। आपको पीएचडी आप जो है आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, एपीआई कैलकुलेट होगा और पीएचडी क्या है, मैंडेटरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो एक फ़ायदा तो आपको जो है ये होने वाला है। और बाकी आपका जो है एक कहते हैं कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है कितना अच्छा माना जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि शायद जो है एमपी के जो मुख्यमंत्री बने हैं तो उनकी जो डिग्री है वो देखी गई है कि वो क्या है, जो है पीएचडी किए हुए हैं, एमपी या राजस्थान की, मुझे आई थिंक थोड़ा सा जो है याद नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ की है, लेकिन मैंने उनकी देखा है कि डिग्री में जो है वो पीएचडी किए हुए हैं। तो पीएचडी अपने आप में आपकी जो वैल्यू है खुद को क्या करती है, खुद की वैल्यू को वो इनरिच कर देती है, बढ़ा देती है।
तो ये सारी बातें जो आपको जाननी ज़रूरी थी कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद क्या कर सकते हैं। एक एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है आप लोगों के पास कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके कहीं पर, यदि आप एमए के बाद ही या एमए के 1-2 साल के अंदर ही क्या कर एमए के बाद 1-2 साल के अंदर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो ये आपके लिए जो है 4-5 सालों में, या आप उसी दौरान किसी भी जो है स्टेट का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फ्यूचर में आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही जो पद है प्रोफेसर का, बहुत ही जो है देखा जाए तो एक गरिमामयी पोस्ट होता है, क्योंकि इसमें आप एक टीचर रहते हैं, और टीचर का रोल क्या होता है आप सभी जानते हैं। किसी भी जो है देश के निर्माण में शिक्षक की क्या होती है, बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं सर्वोपरि होता है। वो जिस दिशा में चाहेगा वो युवाओं को क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। तो ये सारी बातें रही नेट और जेआरएफ के बाद आपको क्या मिलने वाला है। तो अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे कि जो है रिजल्ट आंसर की आए, आंसर की के बाद क्या होता है, किसी का नेट होगा, किसी का जेआरएफ होगा। पेपर का पैटर्न ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके हैं, इस पर एक अलग वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आपको बिल्कुल किसी भी यूट्यूबर के सहारे नहीं बैठना है कि केवल आपको यूट्यूबर बोल रहा है कि बस हमारी वीडियो देखते जाइए आपका सब कुछ क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको उसके साथ साथ कम्प्रीहेंसिव वे में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के जो है नॉलेज एकत्रित करना पड़ेगा, अप्लाइड नॉलेज एकत्रित करना पड़ेगा, तभी आपका नेट या जेआरएफ क्या होने वाला है, क्वालिफाई होने वाला है। ये कहीं ना कहीं एनटीए ने जो है इस बार आपको एक जो है झलक दे दी है कि हम आपसे किस चीज़ की उम्मीद करते हैं, हमें कैसे कैंडिडेट की क्या है ज़रूरत है, जो आप आसानी से देख सकते हैं। हम एक दिन एक वीडियो बनाते हैं इस पर कि पीएचडी के दौरान जो बात करते हैं कि जो आपका प्रपोजल होता है, आपको टॉपिक कैसे चूज़ करना चाहिए, किस एरिया में जो है आपको काम करना चाहिए। टॉपिक आप पीएचडी हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में, इन सारी बातों को हम जो है एक वीडियो में कंपाइल करने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, आपको जो जानना था उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल अनुभव जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रपोजल कैसे आपको बनाना है। जैसे अभी सीयूईटी का क्या है कि जो है रिजल्ट आने वाला है, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लिए कॉल आ सकता है, तो प्रपोजल कैसे बनाना है, किस टॉपिक पे बनाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वहाँ रिसर्च करते समय। इन सारी बातों पे हम एक वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को इसकी आवश्यकता होगी तो इस पर हम लोग ज़रूर बात करने वाले हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।